मैं श्रुति शर्मा आप सभी का जी मध्य प्रदेश स्टेट समिट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। बदलाव के दौर में चर्चा इस बात की है कि कैसे कृषि देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाए, मुनाफे का कारोबार बने। हमारे किसानों ने नई संभावनाओं की नींव रखी है। इसके पीछे किसानों की कड़ी मेहनत के साथ साथ सरकार की कृषि के लिए सकारात्मक योजनाएं और विजन भी है। हम स्वागत करते हैं आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से किसानों की हौसला अफजाई की है। हमारे मुख्य अतिथि से आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए वो मंच पर आएं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल लगातार आपसे जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। यही वजह है कि मध्य भारत की जनता का प्यार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहा है और इसी की वजह से हम लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज हैं। अब हम आज के गणमान्य अतिथियों से निवेदन करेंगे कि वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नए अंदाज को सबसे रूबरू कराएं। जरूरी है टकराना सवालों से। एक इंजीनियर ने क्यों दिया खौफनाक वारदात को अंजाम? जूझना तंत्र के जाल से। पुलिस को खुद अंदाजा नहीं कि हर गली में कितने गुंडे मौजूद हैं। जरूरी है आवाम की आवाज मुद्दों में ढल सके। क्या अब सूरत बदलेगी? सियासत के हर राज खुल सके। बांधवगढ़ का इतिहास है, लगातार बाघों का शिकार हो रहा है। जरूरी है हक की लड़ाई को ताकत मिले। Why not पूछने का मतलब ये नहीं कि आप अपोज कर रहे हैं। They may give you valid reason। इन्हीं कसौटियों पर आपने हमें जांचा, परखा। इसीलिए खबरों की दुनिया में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपका भरोसा है। बदल रहा है आपका अपना जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों के नए तेवर, नए कलेवर और नए अंदाज के साथ, ताकि और मजबूत हो आपके भरोसे और हक की आवाज। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी आवाज, आपका भरोसा। और अब हम गुजारिश करेंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड श्री दिलीप तिवारी और जी बिजनेस के चैनल हेड श्री अमीश देवगुन से कि वो मंच पर आएं और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ सेशन की शुरुआत करें। नमस्कार, आप तमाम लोगों का स्वागत है और थैंक यू सो मच सीएम साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मेरे साथ दिलीप तिवारी हैं जो एमपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चैनल हेड हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, पिछले 12 सालों से आप यहाँ पे शासन कर रहे हैं लगभग। मध्य प्रदेश पर एक तमगा होता था कि एक बीमारू स्टेट है। बीमारू स्टेट से एक विकास की रोड पर आप इस स्टेट को लेके आए हैं। 12 साल बाद आपको लगता कैसे है? 12 साल में मध्य प्रदेश ने विकास की कई मंजिलें तय की हैं। हम लोगों ने शुरुआत की इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको प्रगति करना है, विकास करना है, तो सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए और विशेषकर खेती अगर हो तो पानी चाहिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो हम लोगों ने प्रारंभिक तौर पर यह प्रयास किया कि सड़कों का जाल बिछे, सड़कें बनाने के बाद हम भरपूर बिजली दे पाएँ। और मुझे कहती हुई खुशी है कि 7.5 लाख हेक्टर जमीन में मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी, आज वो बढ़ के लगभग 36 लाख हेक्टर के आसपास पहुंच गई है और उसी का परिणाम है। मैं खेती के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूँगा, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी के दौर में भी, अगर प्रदेश के रेवेन्यू कलेक्शन आप देखेंगे तो हमारे प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि खेती हमारी प्राथमिकता है। खेती अगर बेहतर है तो 65-70% आबादी हमारी बेहतर जिंदगी जिएगी। खेती में अगर हम कृषि विकास की दर को लगातार बढ़ाने का काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता अगर किसी में है तो केवल खेती में है। खेती अगर है तो भारत की अर्थव्यवस्था ठीक चलेगी। मैंने मध्य प्रदेश का हवाला इसलिए दिया कि हमने कृषि विकास दर को अगर पिछले 3 सालों की देखें तो 18.91%, 20%, फिर 24%, लगातार मैं समझता हूँ कि देश नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और उसी का परिणाम था कि जब पूरे देश में और दुनिया में
मंदी का दौर था, तब हमारे रेवेन्यू कलेक्शन पर कोई अंतर नहीं पड़ा। शिवराज जी, मैं यहीं से एक सवाल शुरू करना चाहता हूं कि आप इस बात के लिए तो बधाई के पात्र हैं कि आपने लगातार 3 साल पूरे देश में मध्य प्रदेश को कृषि में नंबर 1 बनाया। आप कृषि कर्मण पुरस्कार जीतते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री से पहले आप किसान भी हैं। कभी आपको इस बात की तकलीफ होती है कि जब व्यवस्था को देखें, जब ओला पड़ता है, जब मौसम खराब होता है, जब किसानों पर मार पड़ती है या सूखा पड़ता है, तो किसान ही आत्महत्या करता है? कब वो व्यवस्था बदलेगी जब किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होगा, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में? देखिए, व्यवस्था ये तब बदलेगी जब खेती लाभ का धंधा बनेगा। इसलिए प्रारंभ से ही मैं इसको शब्द नहीं मानता, मंत्र मानता हूं कि खेती को हमें लाभ का धंधा बनाना है। और खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो 4 प्रयास हमको करने पड़ेंगे। नंबर 1, किसानों को बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। बेहतर सुविधाओं का अर्थ है बीज की उपलब्धता, अच्छे बीज मिले, समय पे खाद मिले, पानी की व्यवस्था ठीक हो। जो बेहतर सुविधाएं हम किसान को दे सकते हैं वो सुविधाएं देने की, बिजली उसको मिले, इनपुट डालने की स्थिति में वो रहे। नंबर 1 तो बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी जी। नंबर 2, उसके उत्पादन की लागत कम कैसे हो, इस बात का प्रयास करना पड़ेगा। इसी से अगर हम जोड़ लें तीसरी बात, तो ये दोनों एक साथ भी जोड़ जा सकती है, उसको उत्पादन का ठीक दाम उसको मिल जाए। और नंबर 4, अगर प्राकृतिक आपदा में उसकी फसल नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो उसके नुकसान की भरपाई हो जाए। ये 4 चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक खेती लाभ का धंधा नहीं बनेगी, और लाभ का धंधा नहीं बनेगी तो किसान त्रासदी के दौर से गुजरता रहेगा। मध्य प्रदेश में मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमने ये लगातार ये चारों कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया, पानी की हमने उपलब्धता करवाने का प्रयास किया, बिजली हमने बेहतर किसान को भरपूर बिजली देने का काम किया। फिर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सीड रिप्लेसमेंट की दर, क्योंकि अगर अच्छा उत्पादन चाहिए तो उसके लिए अच्छे बीज चाहिए। कई बार किसान परंपरागत बीज बोता है तो उत्पादन फिर 3 साल के बाद अगर बीज लगातार वही बोते जाएं तो उत्पादन बहुत बेहतर नहीं होता। तो हमने सीड रिप्लेसमेंट की दर को 30% करने का काम किया, और किसानों की जो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी हमारी बनी थी उन्हें बीज का उत्पादन करने का काम किया। हमने, अगर एक अपवाद छोड़ दिया जाए पिछले साल, लेकिन इस बार हमने एडवांस में खाद का भंडारण कर दिया है, तो हमने खाद समय पर उपलब्ध करवाने का काम किया। और दूसरे, उत्पादन की लागत घटे, इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि जहां 18% ब्याज पर किसान को कर्ज मिलता था, घटा के उसको 0% किया। और अब हमने ये तय किया है कि किसान अगर 100 रुपया खाद और बीज के लिए कर्ज लेगा तो वो 90 रुपया वापस करेगा, 10 रुपया प्रदेश की सरकार उसकी तरफ से वापस करने का काम करेगी। और उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसान की फसल में अगर नुकसान हो जाए तो फिर उसके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखिए, बाकी सबको तो बंधी बंधाई सैलरी, अगर कोई शासकीय कर्मचारी अधिकारी तो उसको 1 तारीख को मिल जाएगी। अगर कोई व्यापारी है तो 5 रुपए का सामान खरीदेगा तो 7 रुपए में बेचेगा, 2 रुपया मुनाफा कमाएगा। लेकिन किसान का की जो स्थिति है पूरी तरह से खुद के ऊपर नहीं, दूसरों पर कई बार निर्भर रहती है। इसलिए अगर नुकसान हो गया तो खाद और बीज का कर्ज उसको देना है, सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करना है, एक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करना है। और इसलिए अगर उसके नुकसान की भरपाई नहीं हुई तो कई बार फिर वो हताशा के दौर में जाता है। और इसलिए नुकसान की भरपाई कैसे हो, इसके बारे में सारा देश सोच रहा है। प्रधानमंत्री जी भी इस पर विचार कर रहे हैं। हमने अभी मध्य प्रदेश में 15 और 16 तारीख को 2 दिन एक ऐसी फसल बीमा योजना जो उसके नुकसान की भरपाई कर दे या उसकी न्यूनतम आय सुनिश्चित कर दे, कम से कम इतना तो मिलेगा। आपके विरोधी यानी विरोधी दल के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, राहुल गांधी कहते हैं ये सूट बूट की सरकार है, किसान तो सब भूल गए, सत्ता में आते से किसान की चिंता नहीं। कोई ऐसी बात करेगी आपकी सरकार जिसमें मैसेज जाए कम से कम किसान की चिंता आप कर रहे हैं? आपके विरोधी यानी विरोधी दल के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, राहुल गांधी कहते हैं ये सूट बूट की सरकार है, किसान तो सब भूल गए, सत्ता में आते से किसान की चिंता नहीं। कोई ऐसी बात करेगी आपकी सरकार जिसमें मैसेज जाए कम से कम किसान की चिंता आप कर रहे हैं? यानी किसान के मुद्दे पर आप थोड़ा घिरते जा रहे हैं, थोड़ा बैकफुट पे आ रहे हैं। नहीं, घिरने विरने का तो सवाल नहीं। किसान कमजोर कड़ी बन गया है आपकी। देखिए, एक बात तो मैं कहूँगी, इसको कहीं आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में मैं नहीं घेरना चाहता जी। किसान का मुद्दा ऐसा है कि जिसपे सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि जिनकी 60 साल सरकार रही, अगर उनने बेहतर काम किया होता
तो आज फिर दर दर जाके किसानों के पास जाके फिर ये बात नहीं करनी पड़ती किसानों की हालत खराब है। अगर खराब है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लेकिन मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि ये जिम्मेदार है कि वो जिम्मेदार है। हमको गंभीरता से हम किसान की स्थिति कैसे ठीक करें इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी, पर आपको गंभीरता लगता, से उस पर विचार पर कर आपको लगता नहीं कि किसान के मुद्दे के ऊपर पिछले 4 महीने के अगर हम सेंट्रल पॉलिटिक्स को देखें तो बीजेपी एज अ पार्टी बैकफुट पे आई है? मैं किसान को पॉलिटिक्स का हिस्सा मानते ही नहीं। ये काहे की पॉलिटिक्स? तो पॉलिटिक्स तो हो रही है लैंड बिल को देखकर। अब देखिए, आरोप और प्रत्यारोप की बात करो। मैं ये मानता हूं कि पिछले दिनों में भारत सरकार ने भी पूरी गंभीरता से किसान की स्थिति कैसे ठीक हो इसका प्रयास किया है। मैं खुद गवाह हूं कि फसल बीमा योजना कैसी बननी चाहिए उसकी एक बैठक में जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी, मुझे खुद को बुलाया, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये मध्य प्रदेश जैसी सरकार है, भाजपा शासित सरकार है, अगर आप एग्रीकल्चर की ग्रोथ अगर आप देखोगे या कुल मिला के जो विकास की दर है, नहीं मैं तो वो देख रहा हूँ। हाँ, जीडीपी अगर देश में 5% के नीचे थी तो मध्य प्रदेश में 2013-2014 में करीब 11% रही, 2009 से 2010 में करीब 9% रही। वो एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पिछले 6 महीनों की। पिछले 6 महीनों में ऐसा हुआ है कि मौजूदा सेंट्रल में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो किसान के मुद्दे पे घिरी है। नहीं कोई घिरने विरने का सवाल। लैंड बिल के मुद्दे पर आपका क्या टेक है? लैंड बिल के मुद्दे पे एक नहीं अनेकों बार हमने कहा है कि लैंड जो बिल है जिसमें जो संशोधित बिल हम लोग लेके आए हैं वो पूरी तरह से किसान हितैषी है। हम सब जानते हैं कि बरसों तक इस किसान की ज़मीन कैसे औने पौने दामों पर ली जाती रही है। वो उसके एक एक प्रावधान के मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज हम लोगों ने एक बार नहीं अनेकों बार स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक अगर उपयोग की कोई चीज़ है, सार्वजनिक प्रयोजन अगर कोई है तो उसके लिए ज़मीन लेने की ज़रूरत है। अगर कोई बांध बनेगा तो ज़मीन चाहिए। अगर आपको कोई और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है तो वो भूमि चाहिए। तो उस प्रयोजन को छोड़ के कोई ये कहे कि किसान की ज़मीन वैसे एक्वायर कर लें तो नहीं कर पाएगा। एक बार नहीं कई बार पार्टी ने कहा है, सरकार ने कहा है, मुझे बहुत स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारा देश ये मानता है कि अगर कोई ऐसा प्रयोजन है, अगर बांध बनना है तो बांध बनना है, वो ज़मीन पर बनेगा, आसमान में नहीं बन सकता। इसलिए हमने पहले भी कहा है, हम अब भी कहते हैं कि लैंड बिल किसान विरोधी नहीं है। उसको वैसा जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। और नहीं तो जिन दामों पर 60 साल से लगातार जमीन एक्वायर की जा, आप जो बातें कर रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि प्रिसेप्शन में थोड़ा आप पीछे हो गए लेकिन किसान विरोधी नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जो सच्चाई होती है वो सच्चाई होती है, वो किसान खुद फील करता है। शिवराज जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जहां तक सवाल है वो लगते रहते हैं। जी शिवराज जी, जो एक आपकी चिंता है, आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आपकी मंशा अच्छी है, लेकिन जब आप ऐलान करते हैं ज़मीन पर जब आप जाकर देखते हैं तो कई बार आपको नाराज़गी होती होगी कि अफसर जो है जो आपकी मंशा को ज़मीन पर नहीं उतार पाते और किसान बहुत परेशान रहता है। कई बार आपने सार्वजनिक तौर पर कहा भी है कि भाई आप किसानों के लिए बने हैं और आप ऐसा काम करिए जो सरकार की योजनाएं ज़मीन पर तो उतर जाएं। देखिए, अगर योजनाएं ज़मीन पर ना उतरे तो दोबारा लोग आपको गाँव में ना घुसने दें। आज जनता सारा सच जानती है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूँ जो लगातार लोगों के बीच में रहता है, किसानों के बीच में रहता है, खेतों में खड़ा रहता हूँ और इसलिए सीधा जनता से संवाद और संपर्क मैं लगातार करता रहता हूँ। उसमें जहाँ कमी मिलती है और मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत या गड़बड़ है तो मैं एक्शन भी लेता हूँ। कोई कहे कि 100% बिल्कुल एक चीज़ पहुँच गई, जहाँ गड़बड़ होती है समझ में आती है, हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर चीज़ें नहीं पहुँचती तो हम इस स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में आज खड़े। आपने 0% इंटरेस्ट रेट की बात की कि किसानों को बिना ब्याज के कर्ज मिलना चाहिए, लेकिन एक सूदखोरों का जाल है, वो मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत दिखता है, कहीं असर दिखता है और देश के कई हिस्सों में दिखता है। ये कैसे खत्म होगा कि जब सूदखोरों के चक्कर में किसान जान ना दे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसान के पास बेहतर विकल्प होना चाहिए। अगर विकल्प भी आपके पास नहीं है तो जहाँ पैसा होगा वहाँ जाएगा, वहाँ से पैसा लेगा। लेकिन अगर आपने बेहतर विकल्प दे दिया और विशेषकर खेती के लिए जब हमने खाद बीज का कर्जा 0% देने पर बात की तो मुझे ये कहती हूँ खुशी कि लगातार इस बार 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को केवल सहकारिता के क्षेत्र से, हमारा जो सहकारी बैंक है उसके माध्यम से देने का काम किया गया। अब 16,000 करोड़ रुपए की राशि कम राशि नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी कई कामों के लिए ज़रूरत पैसे की पड़ती है और इसलिए मजबूरी में सूदखोरों के पास भी न केवल किसान बल्कि बाकी लोग भी जाते हैं। जब तक बैंकिंग की ऐसी बेहतर व्यवस्था कि जिसमें ज़रूरतमंद को, अब उसी के लिए जो अनेकों तरह की योजना बनी, हम लोगों ने गरीबों के लिए तय किया, प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी तय किया कि 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट
वो ले सकते हैं। जनधन मध्य योजना का प्रदेश क्रेडिट तो मध्य प्रदेश में- कांग्रेस कहती है कि हमारा प्लान इसको था। कांग्रेस भाजपा को इस बहस में ना खींचे, क्योंकि जब हम लोग आपस में बैठते हैं तब हम आपस में करते जी। रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम बैठे जी। हैं तो उसको कांग्रेस और भाजपा से अलग निकाल के हम किसानों के मुद्दे पर ले जाए, नहीं तो मैं अच्छा और तू बुरा वही खेल शुरू हो जाएगा। उसमें सार्थक बहस हो ही नहीं पाती। हिंदुस्तान में हर बहस का अंत फिर उसी गाली में हो जाता है, जो कम से कम मैं नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा था कि एक बेहतर बैंकिंग व्यवस्था जिसमें विकल्प लोगों के पास मौजूद हो, वो जब तक नहीं बनाएंगे तब तक सूदखोरों का चक्कर रहेगा। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में हमने समाज की, देखिए हमने 2 योजनाएं चलाई। एक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसमें हमारा जो गरीब आदमी है जिसको 10,000 से लेके 20,000 से लेके 5 लाख तक का लोन चाहिए, वो बड़ा ही हो, कुम्हार हो, सुनार हो, लोहार हो, बसोड़ हो, इस तरह का काम करने वाला, सब्जी भाजी बेचने वाला जिसको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, वो काम करने वाला हो, उसको स्ट्रीट वेंडर को 5,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का हम लोगों ने फैसला किया। और बाकी के लिए भी हमने जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसमें उनकी गारंटी हम लेते हैं। आपके 7 साल तक 5% ब्याज उसका भरने का काम करते हैं। और मुझे खुशी कि इस साल हमने लगभग उस योजना के अंतर्गत 31,000 लोगों को लाभान्वित किया। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। और जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, उसमें 1,000 बच्चों को ये लोन देने का काम किया, जिसमें अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री को लगा सके। तो अगर बेहतर विकल्प आप उपलब्ध करवाओगे कि दूसरी जगह से उसको ज़रूरत के लिए लोन मिल सकता है, तो सूदखोरों की व्यवस्था आप पूरी तरह से समाप्त कर पाओगे। नहीं तो लोग बताते नहीं, चुपचाप जरूरत पड़ती है तो ले लेते हैं, और उसके कारण भी कई बार चंगुल में फंसते हैं। जी, चलिए बात करते हैं बिजली की। बिजली पर हालांकि काम हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कमिटमेंट है कि वो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं किसान के लिए और मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए। बिजली के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कटौती अभी भी होती है? देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता जब मैंने सरकार संभाली तो 2900 मेगावाट थी। अब बढ़ के वो हो गई है 14,000 मेगावाट। आज हमारे पास बिजली जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, और इसलिए हम मध्य प्रदेश के गांव में भी 24/7 बिजली देने का काम कर रहे हैं। मैं कोई फॉल्ट हो जाए, कहीं कोई छोटी मोटी चीज़ आ जाए, उसके कारण बिजली चली जाए, मैं उससे इनकार नहीं करता कि थोड़ी बहुत कहीं जा सकती जाती हो, या कहीं ऐसा हो कि बिल्कुल पेमेंट नहीं हुआ हो, उसके कारण कोई दिक्कत आई हो। लेकिन आप किसी से भी मध्य प्रदेश में जाके पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि हमने भरपूर बिजली देने का काम किया है, कर पाए। शिवराज जी, एक मुद्दा और बड़ा है कि मध्य प्रदेश में उत्पादन बहुत बढ़ा है। कृषि में आप आगे गए हैं, ग्रोथ रेट अच्छी है। गेहूं के उत्पादन में आप बहुत राज्यों के पीछे छोड़ के नंबर 1 है। लेकिन कई बार आपने भी ये महसूस किया होगा कि खुले में गेहूं सड़ना, आपकी सरकार खरीदे तो स्टोरेज की कैपेसिटी आप बढ़ाने की कोशिश लगातार कर भी रहे हैं, फिर भी अनाज का सड़ना एक बड़ी चिंता नहीं है? आज तो मैं ये मानता हूं कि हमने इतने वेयर हाउस बना लिए मध्य प्रदेश वेयर हाउस कॉर्पोरेशन से भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, कि हमारे जो वेयर हाउस के जो मालिक है बेचारे, जिनने कर्ज ले लिया बैंक से और वेयर हाउस बना लिए, उनके पास रखने को अनाज नहीं बचा। क्योंकि हमारी जो भंडारण क्षमता है वो हमने कई गुना बढ़ाने का काम किया है। एक ज़माना था मेरे रहते हुए, हम जब गेहूँ का जो प्रिक्योरमेंट करते थे, खरीदते थे गेहूँ, तो हमको अस्थायी कैप में रखना पड़ता था, खुले में रखना पड़ता था, भंडारण करना पड़ता था, पन्नी वन्नी लगा के रखते थे। लेकिन आज मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। आज हमारे पास भंडारण की क्षमता इतनी है कि जो गेहूं है वो तो हमने रख ही लिया, उसके अलावा भी हमारे पास क्षमता बची हुई है। ये हमने लगातार पिछले 5-6 सालों में जो काम किया उसका परिणाम है। अब तो हमने साइलो बनाए हैं जिनमें हजारों टन गेहूं एक साथ भरा जा सकता है। तो हमने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी और पीपीपी मोड में भी इस भंडारण की क्षमता को बनाने का काम। जी, एग्री ग्रोथ में मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हासिल किया है, 20% की ग्रोथ, और ये देश में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है बाकी जो स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, क्या इनको इसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, हर एक राज्य की अलग परिस्थिति होती है, मैं ये मानता हूँ। ये बड़ा लैंडमार्क है आपका। लेकिन चूंकि मुझे ये लगता था कि अगर राज्य की स्थिति हमको ठीक करना है तो सबसे पहली शर्त है हमको खेती की हालत ठीक करना है। क्योंकि किसान के पास अगर पैसा होगा तो 65% आबादी के पास पैसा होगा, और उसके पास पैसा होगा तो वो बाजार में जाएगा तो सामान बिकेगा, टैक्स भी आएगा, व्यापारी की दुकान से सामान उठेगा तो कारखाने के पहिए भी चलेंगे। एक पूरा का पूरा चक्र है। तो मुझे लगता है कि हमने उस स्थिति को समझ के मध्य प्रदेश में खेती को बेहतर बनाने की हमने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि भारत को अगर प्रगति और विकास के पथ पर ले जाना है तो ये बात सही है कि निवेश भी आना चाहिए, बाकी क्षेत्रों में प्रयास होना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता केवल खेती और खेती होनी चाहिए।
प्रहलाद जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जी मीडिया इस देश का बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है और इस बुके में कई सारे चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल भी है, जी बिजनेस। मैं आपसे उन इंडस्ट्रिस्ट के लिए सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में वो निवेश क्यों करे।